Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name The Greedy Zamindar. So basically ज़मींदार क्या होते हैं? ज़मींदार वो होते हैं जो जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है। बहुत सारा गांव में जो होते हैं ना, बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर फार्मिंग लैंड्स होती हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फार्मिंग लैंड्स के एक ओनर होता है, सिंगल ओनर। वो सिंगल ओनर क्या करता है, अपनी लैंड को बहुत सारे हिस्सों में छोटा छोटा डिवाइड करके अलग अलग फार्मर्स को देता है। अलग अलग फार्मर्स उस पर अपनी क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं, और आधे से ज़्यादा जो है वो ज़मींदार के पास चले जाता है, और बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है वो फार्मर अपने लिए रखता है, क्योंकि उसने मेहनत की होती है इसलिए। तो उससे उसका घर चलता है। थोड़े से जो भी वो क्रॉप ग्रो करता है उसमें से थोड़ा सा जो हिस्सा वो अपने लिए रखता है, या ज़मींदार जो थोड़ा हिस्सा उसको देता है उससे उसका घर चलता है, और बाकी ज़मींदार उठा लेता है ताकि वो आगे उसे सेल कर सके। सो इस तरह से जो ज़मींदार होते हैं बेसिकली वो लैंड ओनर्स होते हैं उस पूरे लैंड के। ओके, सो यहाँ एक लालची ज़मींदार की बात है, लालची लैंड ओनर की बात है। जो स्टोरी है वो उसके रिगार्डिंग है। तो उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो हम कर लेते हैं। लेट्स वार्म अप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन? हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो कुछ भी आपके व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Rajnath took pride in being called known as the village zamindar. Even though he resided in the city, he enjoyed visiting the village monthly to inspect the field and converse with his manager. One day he saw a field on the way and was struck by the beauty of the standing crop. What is it that you have planted here? So एक बार एक राजनाथ नाम का ज़मींदार था। वो उसको बहुत प्राइड था, प्राइड मतलब घमंड था। उसको लोग विलेज का ज़मींदार बुलाते थे, इस चीज़ को उसको बहुत घमंड था। और जबकि वो सिटी में रहता था फिर भी वो गांव आता था, मंथली बेसिस पे आता था, हर महीने आता था, इंस्पेक्ट करता था अपनी फील्ड को, और अपने जो मैनेजर है उसके साथ बातचीत करता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। एक दिन वो फील्ड की तरफ जा रहा था और रास्ते में रुक गया, और वहाँ की जो ब्यूटी थी, जो क्रॉप ग्रो हो रखी थी ज़मीन पे, उसको देखकर वो हैरान रह गया कि इतनी सुंदर और अच्छी क्रॉप फसल जो है वो कैसे यहाँ पर है। What is it that you have planted? उसने पूछा कि आपने यहाँ पर क्या ग्रो कर रखा है ये। राजनाथ inquired proudly, feeling gratified that a zamindar like him owned such fertile land. तो राजनाथ जो था वो उसके अंदर भी बहुत प्राउड फीलिंग आ गई कि जो ज़मींदार थे उन्होंने उसकी जो लैंड है, फर्टाइल लैंड, उसकी तरफ देखा, उनको अच्छी लगी है जो कुछ भी था। सर, दिस इज़ नॉट आवर लैंड, ये हमारी लैंड नहीं है। आवर लैंड बिगिंस देयर, हमारी लैंड जो है वहाँ से शुरू होती है। राघव पॉइंटेड आउट टू द नियर बाई फील्ड। जो उनका राघव था उसने बोला कि सर ये हमारी खेती नहीं है, ये किसी और की खेती है, हमारे खेत वहाँ से शुरू होते हैं। राजनाथ नोटिस दैट द क्रॉप ऑन द नियर बाय फील्ड वर पुअर इन कंपैरिजन एंड द प्लांट लुक्ड वीक एंड वेस्टेड। सो उन्होंने देखा कि जो हमारे खेत में जो खेती हो रखी है वो तो बड़ी ख़राब सी, गरीब सी लग रही है, गरीब मतलब मुरझाई, कमज़ोर सी, उतनी अच्छी हेल्दी नहीं है जितने इनके क्रॉप्स दिख रहे हैं कंपैरिजन करने पे। तो उन्होंने ये तो बहुत वीक और वेस्टेड है, मतलब बेकार है। वाई इज़ द क्रॉप ऑन दिस लैंड सो गुड? आस्क्ड राजनाथ. This is a very fertile land, replied Raghav. Its location is such that the rainwater brings all the slit from the uplands and deposit it here, renewing the fertility of the land. Rajnath was impressed. Who owns this piece of land? He asked. So, राजनाथ जो थे वो उन्होंने नोटिस किया और उसके बाद पूछा कि ये ज़मीन किसकी है, यहाँ पर इतनी अच्छी क्रॉप कैसे ग्रो हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ये जो ज़मीन है ये बहुत फर्टाइल लैंड है। राघव ने बताया क्योंकि इसकी जो लोकेशन है उससे क्या होता है, जब रेन वाटर है ना, जब वो आता है तो ऊपर से सारा स्लिट बहा के ले आता है, अब लैंड से जो स्लिट है वो ला के यहाँ पर डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी जो है वो हर बार रिन्यू हो जाती है। राजनाथ वॉज इम्प्रेस, राजनाथ बहुत इम्प्रेस हो गया इस बात को सुनकर। उन्होंने पूछा ये लैंड किसका है, ये पीस ऑफ लैंड किसका है? दिस बिलोंग्स टू सरजू, आंसर्ड राघव। राघव ने बोला कि ये जो ज़मीन है ये सरजू की है। He owns only these 2 acres in the entire village and he spent most of his time here. Summon him to me, Rajnath instructed. So, राघव ने बताया कि जो ये पीस ऑफ लैंड है ये सिर्फ 2 एकड़ है
और ये जो सरजू हैं ये यहीं पर रहते हैं, अपना सारा टाइम यहीं बिताते हैं, और उन्होंने पूरे गांव में सिर्फ यही 2 एकड़ की जो ज़मीन है वो ले रखी है। तो राजनाथ ने बोला कि उन्हें समन भेजो, उन्हें इन्फॉर्मेशन भेजो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राघव कन्वेड द मैसेज टू सरजू, राघव ने वो मैसेज सरजू को भेजा। सरजू अपीयर्ड द नेक्स्ट डे एट द हाउस ऑफ जमींदार, जमींदार के घर चले गए सरजू उनसे मिलने। यू हैव अ फाइन फील्ड सरजू, सेड द जमींदार, जमींदार ने उनसे बोला कि तुम्हारी जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है। इट्स ऑल गॉड्स, सरजू वॉज हैप्पी टू हियरिंग हिज लैंड बींग प्रेज। सो ये सब भगवान का, सरजू बहुत खुश थे ये सुनकर कि उनकी ज़मीन की तारीफ हो रही है। आई कॉल्ड यू हियर सरजू बिकॉज आई एडमायर योर लैंड, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ पर क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़मीन जो है बहुत अच्छी लगी। हाउ मच आर यू विलिंग टू सेल द लैंड फॉर, आई विश टू बाई इट, तुम कितने में बेचना चाहोगे अपनी ज़मीन को, मैं खरीदना चाहता हूँ। सेल द लैंड, नो जमींदार साहब, द लैंड इज़ माई लाइवलीहुड, इट इज़ लाइक अ मदर टू मी, आई कांट सेल माई मदर, सरजू प्लीडेड अर्निएस्ट। सर जैसे उसने सुना कि ज़मीन बेचने की बात हो रही है, उन्होंने ज़मींदार को बोला कि ज़मींदार साहब मैं अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, ये मेरी माँ की तरह है और इससे मेरा जीवन व्यापन होता है, मैं अपनी माँ को नहीं बेच सकता। बड़े आदर के साथ उसने ये चीज़ उनको बताई। नॉट इवन इफ़ ऑफर टू बाय इट, जब मैं मतलब मैं खरीदने का प्रस्ताव दे रहा हूँ तब भी नहीं बेचना चाहोगे। आज राजनाथ, हिज फेस टर्निंग स्टर्न, और उसका फेस जो था वो सख्त होने लगा। सख्त हो गया मतलब कि वो कड़क निगाह से देखने लगा उन्हें कि वो नहीं बेचना चाहता था। बट यू हैव ऑलरेडी ओन सो मच लैंड ऑल अराउंड द विलेज, प्रोटेस्टेड सरजू, सरजू ने प्रोटेस्ट करते हुए बोला कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीन है गाँव के इधर उधर। वाई आर यू सो फिक्सेटेड विद माई स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, तो आपको मेरी ही ज़मीन क्यों चाहिए। दिस गेव द जमींदार अनदर आइडिया, और इस चीज़ ने जमींदार को एक अलग आइडिया दे दिया। आई विल गिव यू थ्राइस द अमाउंट ऑफ लैंड समवेयर एल्स इन द विलेज, इन प्लेस to the 2 acres that you have, I will give you 6 acres. सो ज़मींदार को जब उसने ये बात बोली कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन दूंगा, कहीं भी जहाँ पर भी तुम विलेज में चाहो। उस 2 एकड़ ज़मीन के बदले में मैं तुम्हें 6 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हूँ। Reluctantly, Sarju agreed to sell the land, feeling he had no choice. Now the Sarju had consented. अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो मान गया सरजू और उसने अपनी ज़मीन बेच दी। राजनाथ फेल्ट ही हैड बीन टू लिबरल, नेवरदलेस ही टोल्ड राघव, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड माई रेपुटेशन आई हैव टू फुलफिल माई प्रॉमिस। राजनाथ ने ये महसूस किया कि वो बहुत लिबरल था, और उसने बोला राघव को कि इस बारे में किसी को ना बताए ताकि उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो, और उसको अपनी प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल करनी है। मतलब उसको अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल, अब उसे 6 एकड़ ज़मीन जो थी वो उसे देनी थी। ही स्पोकन टू हिज मैनेजर राघव, ही सेड, इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ माई लैंड विच इज़ प्रेजेंटली अनकल्टिवेटेड एंड बैरन। सो उसने बोला अपने जो राघव उसका मैनेजर था उससे कि मैं उसको ज़मीन देनी है, मुझे तो कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कल्टिवेशन जो है वो ना होता हो, मतलब जो खेत है उनकी जुताई ना होती हो या वहाँ से कुछ उगता ना हो, बैरन ज़मीन हो वो। तो ऐसी कोई ज़मीन है मतलब जहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो मगर वहाँ से क्रॉप नहीं उगती, ऐसी ज़मीन को हम लोग बैरन लैंड कहते हैं। सो बैरन लैंड उसने पूछा, तो राघव नॉटेड, यस देयर इज़ सम लैंड ऑन टॉप ऑफ हिल्स विच डज नॉट हैव एनी इरीगेशन फैसिलिटी, द सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी थिन देयर एंड फुल ऑफ बॉल्डर्स। सो उसने बोला कि हाँ है हमारे पास ऐसी ज़मीन, जो पहाड़ी का ऊपरी इलाका है वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी ज़मीन है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मतलब पानी नहीं आता, ज़मीन में मिट्टी बहुत कम है और वहाँ पर बुलडोर्स बहुत है, मतलब कि पत्थर रोड़े पत्थर ज़्यादा हैं वहाँ पर। दिस न्यूज़ ब्रॉट अनएक्सपेक्टेड जॉय टू राजनाथ, और ये चीज़ जो थी वो राजनाथ के अंदर उसने अलग ही खुशी भर दी। गिव दैट लैंड टू सरजू, उसने बोला कि सारी लैंड जो है सरजू को दे दो। ही ऑर्डर्ड, प्रोवाइडेड हिम विद 6 एकड़ ऑन दीज हिल्स, और उस हिल पर उसने उसको 6 एकड़ की जो ज़मीन थी वो दे दी। सरजू वॉज शॉक्ड व्हेन ही हर्ड दैट, बट दैट लैंड इज़ नॉट फिट फॉर एनीथिंग साहिब, व्हाट विल आई डू विद इट। तो उसने सरजू को ने उससे बोला कि जब उसने सुना तो वो शॉक में रह गया कि ज़मीन तो किसी काम की नहीं है, मैं इसको लेकर भी क्या करूँगा। राजनाथ, डेमनोर टर्न्ड हार्श, आई नीदर नो नाउ केयर व्हाट यू विल डू विद इट, रीच एन एग्रीमेंट दैट
they, and I hope you are man enough to abide by it. Feeling deceived, Sarju reluctantly accepted the infertile barren land. So राजनाथ ने बोला अपना एक दुष्ट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो प्रॉमिस करने के लिए उन्होंने उसको बहुत बहलाया फुसलाया, उसको 6 एकड़ ज़मीन देने की बात की, और जब वो 6 एकड़ ज़मीन उन्होंने उसे ऐसी दे दी जो उसके किसी काम की नहीं थी, तब उन्होंने अपना एक डेमन फेस जो था उनकी तरफ दिखाया और बोला कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ज़मीन किसी काम की है कि नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में उस दिन एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट से मैं तुम्हें इतनी ज़मीन दे रहा हूँ, तुम्हें लेनी है लो, नहीं तो देख लो जो करना है। फीलिंग डिसीव्ड, अब जो सरजू था वो बेचारा अपने आप को उसको समझ में आ गया कि उसको धोखा मिला है, उसको अब फाइनली वो एक्सेप्ट लैंड जो थी वो एक्सेप्ट करनी पड़ी जो बैरन लैंड थी, इनफर्टाइल थी। राजनाथ वॉज डिलाइटेड टू हैव अक्वायर्ड सच अ वैल्यूएबल लैंड इन एक्सचेंज फॉर वॉट ही डीम्ड वर्थलेस पीस ऑफ लैंड। सो राजनाथ बहुत खुश था कि उसने एक ऐसी ज़मीन का कब्जा कर लिया है, या ऐसी ज़मीन के बदले में उसे एक्सचेंज कर लिया जो उसके लिए, जिस ज़मीन का टुकड़ा उसके लिए बिल्कुल पैसे वाला नहीं था, उसकी जगह उसने इतनी अच्छी ज़मीन ले ली है जहाँ उसे बहुत कुछ अर्न हो सकता है। He was so busy that he did not return to village for more than a year and would get news of the village by telephone from Raghav. तो उनको उसके बाद से बिल्कुल समय नहीं मिला कि वो 1 साल तक गांव आ सके, और वो सारी खबर जो थी राघव से फ़ोन पे ही लेते थे। At time he would ask about Sarju, what is the fool doing now? Raghav used to say, he is working on his new land. तो जब भी वो सरजू के बारे में पूछते थे कि वो मूर्ख अपनी ज़मीन पे क्या कर रहा है आजकल, तो राघव उन्हें हमेशा कहता था कि वो अपनी ज़मीन पर काम कर रहे हैं। अ ईयर लेटर व्हेन ही विजिटेड द विलेज, 1 साल बाद जब वो वापस गांव आया, राजनाथ वॉज शॉक टू सी दैट द न्यू लैंड विच ही हैड बॉट फ्रॉम सरजू डिडंट हैव एनी क्रॉप स्टैंडिंग। व्हाट हैपेंड? आस्क्ड राजनाथ। सो 1 साल बाद जब वो विलेज वापस आया तो राजनाथ ने देखा कि जो ज़मीन उसने सरजू से ली थी उस पर बिल्कुल भी क्रॉप नहीं उग रही थी। तो क्या हुआ? उसने ऐसा पूछा, राजनाथ ने पूछा। दिस रिविलेशन इन्फ्यूरिएटेड राजनाथ। सरजू हैड ट्रिक्ड हिम। ही डायरेक्टेड हिज ड्राइवर to go straight to Sarju's farm on the hills. There, another surprise awaited Rajnath. When he came to Sarju's farm, he found it to be green and lush with different crops. He could not believe his eyes. Didn't you tell me that it was a barren land full of boulders and completely uncultivatable? It was all that and much more, said Raghav. But this Sarju seems to possess a unique crack for farming. Rajnath fumed. So, जब वो राजनाथ वापस आए तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्हें लगा कि सरजू ने उन्हें ट्रिक्ट कर दिया है, और उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि सरजू के फार्म पे ले जाओ जो पहाड़ों पर था। और वहाँ जाते देखकर उन्होंने उनकी आंखें वो जो थे वो बहुत अचंभित हो गए, क्योंकि जो ज़मीन उनके लिए कुछ बो नहीं पा रही थी, उस ज़मीन पे भी सरजू ने बहुत अच्छी फार्म बना लिया था जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा क्रॉप ग्रो हो रहा था, और वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने जो अपना मैनेजर था राघव, उससे पूछा कि तुमने तो कहा था कि बैरन लैंड है, यहाँ पर कुछ उगता नहीं है, इस बेकार चीज़ों से भरी हुई है सिर्फ, तो ये कैसे हो सका? तो उसने बोला कि जो सरजू है इसके अंदर एक यूनिक टैलेंट है कि ये कहीं भी फार्मिंग कर लेता है, कितनी भी ख़राब ज़मीन पर। राजनाथ और भड़क गया। आई विल शो हिम so my own magic, shouted Rajnath as he walked into Sarju's hut. He could have called me, Rajnath retorted. If I hadn't come, I would not have discovered you deceitful trick. Tell me, where did you learn those filthy black magic tricks? I think I will call a village meeting and have thrown you out of the village. Did Raghav tell you that I have used black magic? Asked Sarju. What if he did? Replied Rajnath angrily. Zamindar Sahab, said Sarju calmly, you have been misinformed. Even my previous land was not inherently fertile as many people thought it to be. It was my labor in the land which made it productive. I was disappointed when you gave me this, but then I thought that no land is unproductive. I did have to work hard on this land. I picked the boulders from the field, traced the land, dug 2 wells, and God has been kind to me
because both my wells yield water and my health was good enough to undertake such heavy labor. Your crops failed because you were not here to tend to the land, and I think Raghav may not have acted very responsibly. He might be spinning tales of black magic to deflect from his own shortcomings. So जो ज़मींदार साहब थे, उन्होंने जब ये देखा कि उनकी जो ज़मीन है जो उन्होंने सरजू से ली थी उसमें कुछ भी नहीं उग रहा है, और जहाँ ये राजनाथ ने उस सरजू को ज़मीन दी थी वो ज़मीन जहाँ पर कुछ नहीं उगता था वहाँ पर भी सब कुछ इतना अच्छे से उग रहा है। सो राजनाथ जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए और वो सरजू के हट में गए और उनसे बोला कि तुम तो बड़े चालाक निकले, तुमने तो अपनी बेकार ज़मीन मेरे ऊपर लगा दी और मेरी ज़मीन को ट्रिक से ले लिया। कहाँ से तुमने ये सब चीज़ें सीखी हैं? कहाँ से तुमने ब्लैक मैजिक सीखा है? तुमने ब्लैक मैजिक से ही मुझे वो ज़मीन को हरा भरा दिखाया था और उसके बाद मुझसे वो ज़मीन जो है वो धोखे से ले ली, या मुझसे ये हिल वाली ज़मीन जो है वो तुमने धोखे से ले ली और मुझे वो ऐसी ज़मीन दे दी जहाँ पर कुछ नहीं उगता। तुम ज़रूर कोई काला जादू जानते हो। तो सरजू ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मेरे काले जादू के बारे में राघव से पता चला? तो उन्होंने बोला क्या? उन्होंने गुस्से में उसे रिप्लाई किया, अगर पता भी चला है तो क्या? तो ज़मींदार साहब, तो सरजू ने उनको बहुत आराम से समझाया कि ज़मींदार साहब आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेरी जो प्रीवियस लैंड थी वो भी किसी काम की नहीं थी, कोई फर्टाइल नहीं थी, मगर मेरे हार्डवर्क और मेरा लेबर जो था, मतलब मैंने जो उसमें मेहनत की थी उसने उसे फर्टाइल बनाया था। तो जब आपने वो ज़मीन लेके मुझे ये ज़मीन दी तब मुझे भी यही लगा कि मेरे साथ ऐसा ही धोखा हुआ है, मगर मुझे ये लगा कि कोई भी ज़मीन जो होती है वो इनफर्टाइल नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर भी मेहनत की, पूरा एरिया साफ़ किया, ज़मीन में से जो बुलडोज़ थे उनको निकाला, बाहर फेंका और उसके बाद ट्रेसिंग करके यहाँ पर फार्मिंग शुरू की। मैंने 2 वेल खोदे और उस भगवान की कृपा, भगवान मेरे ऊपर जो था वो दयावान था, इसलिए उसने वेल में इतना पानी दिया कि मेरी पूरी की पूरी जो खेती है उसको मैं बहुत अच्छे से पानी दे पाता हूँ। और इस वजह से जो मेरी ये यील्डिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है। आपको राघव ने, आप 1 साल तक आए नहीं, आपने ज़मीन ली, उसके बाद आप 1 साल तक आए नहीं, आपने उसकी देख रेख की नहीं। राघव जो था इसने भी उसकी देख रेख नहीं की, आप आते नहीं थे इसलिए ये भी अपनी उसमें रहता था और इसने भी रिस्पॉन्सिबल वे में उस ज़मीन के ऊपर काम नहीं कराया। और उसके बाद ये आप अपनी गलत जो इसने कमी छोड़ दी, उस कमी को पूरा करने के लिए ये फालतू की कहानियाँ बुनता फिर रहा है इधर से उधर कि मैं काला जादू जानता हूँ या इस तरह से कुछ भी। Rajna realized the value of hard work and effort required to achieve success. It was a lesson well learned. He decided to sell off part of the land he could not manage efficiently due to his absence and gave land to the villager free of cost. He retained only as much land as he could personally manage well. So राजनाथ को उस दिन समझ में आया कि एक मेहनत करने का फल जो है वो क्या होता है, मेहनत कितनी ज़रूरी है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। तो उस दिन उन्होंने एक सबक सीखा और ये डिसाइड किया कि जो ज़मीन वो खुद नहीं मैनेज कर पा रहे, यहाँ नहीं आ पा रहे, या उनके पास इतनी ज़मीन है कि वो इतना नहीं देख पा रहे, तो वो उस ज़मीन को बेच देंगे। या उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, जो गरीब विलेजर्स थे उनको दे दी और सिर्फ उतनी ही ज़मीन अपने पास रखी जिसको वो खुद मैनेज कर सकते थे, खुद देख रेख कर सकते थे, खुद उसका ख्याल रखवा सकते थे। और उस दिन से उन्होंने सीखा कि किस तरह से अपनी चीज़ों को खुद ही मैनेज करना है। किसी और के ऊपर अगर आप देकर अपनी चीज़ों को मैनेज कराएंगे तो ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि जब तक आप अपनी मेहनत के लिए खुद मेहनत नहीं करोगे, अपने एम के लिए खुद मेहनत नहीं करोगे, अपनी सक्सेस के लिए खुद मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई और दूसरा आपको मेहनत करके नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत सारे सामान है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा पैसा है, तो भी आपको उसको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप उसे मैनेज नहीं कर सकते हो तो उसे कम कर दो, उतना ही करो जितना मैनेज कर सकते हो। बड़े लॉस से तो थोड़ा बेनिफिट ही ठीक है। सो ये थी इस मॉरल स्टोरी का मॉरल। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। ज़मींदार, लैंड ओनर, मैनेजर, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग समथिंग। फर्टाइल, able to produce abundant crop. Barren, land that is unproductive. Irrigation, supplying water to land or crop to help growth. Pest, animals or insects harmful to crops. And spell, a form of magic. Brain tester, answer zone. A, darken the correct option in OMR sheet. Number 1,
Why did Rajnath want to buy Sarju's land? So Sarju की land क्यों खरीदना चाहते थे? For its beauty, fertility and beauty. So the B option is the correct one. Circle the B option and now read the rest of the part and find out their answer. Fill in the blanks with the help of the words given in the help box. Cultivate, city, uplands, boulders, barren and Rajnath. Rajnath took pride in being called the village Jamindar even though he stayed in the city. वो सिटी में रहता था तब भी उसे ये बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि गांव के लोग उसे ज़मींदार साहब बुलाते हैं. ओके, सो स्टेड इन सिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट जो है उसका आपको क्या ऑप्शन फिल करना है? सिटी फिल करना है. बाकी आप रीड आउट करोगे, फाइंड आउट करोगे इसके आंसर. Number C, write T for true and F for false. Number 1, Rajnath lived in the village where he was the zamindar. So Rajnath एक ऐसे गांव में रहता था जहां वो जमींदार था. No, it's a false statement. Rajnath lived in a city, but he also have a village where he was called zamindar. So this statement is totally false. So you have to write on F in the box. Now read the rest of the statement, find out whether they are true or false. Match the following. Number 1, Rajnath, village zamindar, okay, or owner of fertile land, Sarju. Raghav, Rajnath's manager, barren land, infertile rocky terrain or hard work, key to Sarju's success. Okay, now make sentences. Proud, offering, hard work, barren, village or insufficient or efficient. Village or efficient. उसके बाद complete a word. यहाँ आपको वर्ड दिख रहे हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है, वो भी चैप्टर में से लेकर ही. नंबर जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, हु ओन द फर्टाइल लैंड प्रेज्ड बाय राजनाथ? सरजू. ओके, हु ओन द फर्टाइल लैंड प्रेज्ड बाय राजनाथ? राजनाथ के द्वारा जो प्रेज की गई थी जिस फर्टाइल लैंड को, उसका ओनर कौन था? उसका ओनर था सरजू. ओके, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन रीड करके और उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे. नाउ द ग्रामर जोन. देयर इज अ मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस. फाइंड एंड रीराइट द सेंटेंस. माय फ्रेंड एंड आई are in habit for going on a long walk day. ओके, सो यहाँ पर आपको सेंटेंस रीड करते समय कोई मिस्टेक अगर महसूस हुई हो तो आपको वो यहाँ पर ठीक करनी है. माई फ्रेंड एंड आई वर इन हैबिट फॉर गोइंग ऑन अ लॉन्ग वॉक एवरी डे. इस तरह से सेंटेंस को आप क्लियर करेंगे. ऐसे आपको बाकी सेंटेंसेस को रीड करना है और जो भी कमी होगी वो आप फिल करेंगे. जो आपको लगता है कि यहाँ पर गलत लिखा है उसको आपको ठीक करना है. ओके, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ऑलवेज स्पीक माई फ्रेंड ट्रूथ द. माई फ्रेंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ओके, इसी तरह से आप बाकी भी अरेंज करेंगे. कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. श्रुति, वंशिका, नव्या आर टॉकिंग अबाउट ग्रीड एंड हाउ एक्सेसिव ग्रीड हार्म वनसेल्फ. श्रुति, वंशिका और नव्या जो है वो लालच के बारे में बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे लालच जो है किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. श्रुति, यू नो वंशिका, आई थिंक बीइंग टू ग्रीडी कैन रियली लीड टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. इट मेक्स पीपल डू थिंग्स दे वुडंट नॉर्मली डू. सो श्रुति ने बोला कि वंशिका, क्या तुम्हें पता है जो ग्रीड है, जो लालच है, वो इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम में घेर सकती है. ये लोगों को वो तक करा देती है जो वो खुद नहीं करते हैं. मतलब लालच जो है उसमें आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, इतनी बुरी चीज़ है ये लालच. वंशिका, अबाउट एब्सोल्युटली श्रुति, ग्रीड कैन मेक यू लूज साइट ऑफ व्हाट ट्रूली इम्पॉर्टेंट, बट हाउ डू यू थिंक वी कैन अवॉइड बीइंग ग्रीडी. सो अब वंशिका कहती है बिल्कुल सही कह रही हो श्रुति, जो ग्रीड है वो हमें उस चीज़ से भी हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी आ जाती है ना लालच की, कि हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो पूछती है कि क्या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ग्रीड से बच सकें, लालच से बच सकें. नव्या, आई थिंक वन वे इज़ बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. व्हेन वी आर थैंकफुल ऑफ व्हाट वी हैव, वी आर लेस लाइकली टू वांट मोर देन वी नीड. नव्या कहती है अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके लिए अपने भगवान को, अपने माता पिता को धन्यवाद कहें, तो शायद हमें और लालच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम और लालच नहीं करेंगे, हम उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे. हमें ये लगेगा कि हमारे पास जो है ये भगवान का दिया है या हमारे माँ बाप का दिया है, यही बहुत है. काफ़ी बच्चों के पास ये भी नहीं होता तो हम इतने में खुश हैं, तो शायद हमें वो लालच वाला फेस ना करना पड़े. Shruti, that's good point. Navya, maybe also by making clear boundaries and goals.
और श्रुति ने बोला कि ये तो अच्छा पॉइंट है नव्या, मगर एक चीज़ और की जा सकती है कि हम अपनी बाउंड्रीज और अपने गोल्स को क्लियर कर लें. व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड नीड, इट्स ईजियर टू अवॉइड वांटिंग एवरीथिंग. अगर आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, कैसा चाहिए, तो आप सिर्फ उसी को देखोगे, उसके अलावा बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दोगे. वंशिका, एंड हेल्पिंग अदर कैन ऑल्सो रिड्यूस ग्रीड. और दूसरों की मदद करने से भी आपकी लालच जो है वो ख़त्म होती है. When you see the impact of generosity in shifts, you focus from accumulating more of for yourself to sharing with those in need. So जब आप देखोगे कि जेनरॉसिटी का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर जब पड़ेगा, तो क्या होगा कि आप जो चीज़ें अपने लिए इकट्ठी कर रहे हो, अपने लिए सिर्फ एक्यूमुलेट कर रहे हो जो चीज़ें, उसकी जगह जब आप शेयरिंग करना शुरू करोगे दूसरों की नीड के अकॉर्डिंग, तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हैं उसका लालच करना या ना करना कितना सही है. नव्या, ट्रू. It's about finding balance, enjoying life pleasure without letting them control you. Mindfulness and self-awareness can help in recognizing when you are becoming too focused on material thing. So नव्या ने बोला कि बिल्कुल सही बात है. हम अगर बैलेंस फाइंड कर लें कि लाइफ में जो प्लेजर है वो हमें नहीं कंट्रोल कर रहा है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, हमारा जो माइंडफुलनेस है या हमारा सेल्फ अवेयरनेस है, ये जब हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम मटेरियल्स की जगह अपनी खुशी और बाकी चीज़ों पे फोकस करें. श्रुति, yes, the surrounding ourselves with people who have similar values can also help. They can remind us of what truly important. So श्रुति ने बोला कि ये जो हमारे सराउंडिंग्स हैं जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें ऐसे लोग जो कि हमारे जैसा ही सोचते हैं, लोगों के साथ शेयरिंग करते हो, अपने आप को बहुत लो दर्जे पे रखते हो, बेशक उनके पास कितना भी हो, ताकि वो दूसरों के साथ भी आराम से वो कर सकें. तो ऐसे लोगों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारा लालच जो है वो ख़त्म हो जाएगा. एक सिंपल सी ज़िंदगी जीना, नॉर्मल खाना खाना, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, इतना ही एक लाइफ में ज़रूरत होती है. इंसान की एक बहुत बेसिक सी नीड है कि आपको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और एक मकान चाहिए, राइट. तो इन तीनों चीज़ की जब नीड पूरी हो जाती है, इसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है वो शो ऑफ है सिर्फ. तो वो शो ऑफ, अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं होंगे जो शो ऑफ करें, तो आप भी उनके साथ वैसे ही रहना सीख जाओगे. और अपनी चीज़ों को जो आप पैसे खर्च करते हो अपनी लग्जरी को ख़रीदने के लिए, उसकी जगह आप दूसरों की नीड्स को देखोगे कि किसी गरीब को खाना खिला देने से, किसी छोटे बच्चे को कोई टॉय दिला देने से, ऐसा जो जिसके पेरेंट्स ना खरीद पा रहे हो, वो जो खुशी आपको मिलेगी वो आपको उन चीज़ों में नहीं मिल पाएगी जो आप अपने लिए करोगे. सो ये था इस पूरे चैप्टर, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का मतलब. आगे देखते हैं. नंबर 1, वाई डज श्रुति थिंक बीइंग टू ग्रीडी इज़ अ प्रॉब्लम. श्रुति को क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा लालच जो है वो एक प्रॉब्लम बन सकती है. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू वंशिका, व्हाट इम्पैक्ट डज हेल्पिंग अदर हैव ऑन ग्रीड. सो वंशिका को के अकॉर्डिंग जो इम्पैक्ट है दूसरों पे को हेल्प करने का, इम्पैक्ट डज हेल्पिंग अदर्स हैव ऑन ग्रीड. सो जो ये हमारा दूसरों को मदद करने का तरीका जो है, उससे हमारी ग्रीड कैसे कम होगी. और नंबर लास्ट है, व्हाट डज नव्या से अबाउट बैलेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस. और नव्या ने क्या बताया बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में. इनके आंसर्स आपको लिखने. आगे है एक्टिविटी जोन. सपोज दैट यू आर अ शॉपकीपर हु रन्स अ स्वीट मीट शॉप. वन ऑफ योर रेगुलर कस्टमर हैज़ कम टू योर शॉप आफ्टर 2 months. राइट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू टू. सो अगर आप एक शॉपकीपर हो और एक स्वीट मीट शॉप के, और आपका जो कस्टमर है वो आपके पास 2 महीने बाद आता है, तो आपके और उसके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होगी वो आपको यहाँ लिखनी है. प्ले जोन, रोल प्ले. निगोसिएशन, लैंड डीलिंग. लैंड डीलिंग में कैसे निगोशिएट किया जाता है, तोल मोल भाव करना ऐसे. ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड निगोसिएशन, फेयरनेस एंड एम्पैथी. निगोसिएशन कैसे, निगोसिएशन क्या होता है, फेयरनेस क्या रखनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ें. डिस्क्रिप्शन, डिवाइड स्टूडेंट इन 2 pairs. सो आपको स्टूडेंट्स को 2 पेयर्स में डिवाइड करना है. वन स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ अ वेल्दी लैंड ओनर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग फर्टाइल लैंड एंड द अदर प्लेज अ फार्मर रिलक्टेंट टू सेल. स्टूडेंट्स negotiate terms and explore different outcomes based on fairness, empathy and the consequences of their decision. So आपको अपनी जो टीम है, क्लास है, उसको 2 हिस्से में डिवाइड करना है बेसिकली. और उसमें आपको ये बताना है कि जो आपकी जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक प्ले करेगा रोल एक बहुत रईस लैंड ओनर का, जो ज़िम्मेदार है उसका रोल प्ले करेगा, और एक जो है वो रेलिकेंट सा फार्मर होगा जो लैंड बेचना नहीं चाहता है. एक फार्मर होगा जो अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहता है, और एक जो
ज़मींदार है वो एक अच्छी जो फर्टाइल लैंड है उसको एक्वायर करना चाहता है। इन दोनों के बीच में क्या नेगोशिएशन है, ये सारी चीज़ें सुनकर आप बहुत सारी जो डिस्कशन होगी उसमें आप बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। सो ये था एक रोल प्ले जो आपको अपनी क्लास में करना है। यहाँ हमारे चैप्टर का एंड होता है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।